साथियों, अगर आप मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को मिल रही होगी तो कोई साथी कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ आवाज़ मिल रही है। अरे उधर से चलिए, हम मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग कर रहे हैं, बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, अरे हम मीटिंग हो रही है मेरी। ठीक है, आप बाजी तरफ से मिल लीजिए उधर जाके। ठीक है, ये बाद में मिल लीजिएगा। साथियों, मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को मिल रही होगी, उम्मीद करते हैं कि मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी आप लोगों तक। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और कुछ साथी जुड़ जाएं तो स्टार्ट करूं। साथी सजग सिंह को देख रहा हूं, साथी सजग सिंह को लाल सलाम, साथी सुशील को लाल सलाम। साथियों, मैं समझता हूं कि मुझे अपनी बात शुरू करना चाहिए, और साथी लोग अपनी जुड़ते रहेंगे। साथियों, आज मैं एएसएफ बिहार के फेसबुक पेज पे लाइव हूं, आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं एएसएफ बिहार यूनिट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके पूरे इंटायर लीडरशिप का को, और साथी सुशील का, सभी साथियों को लाल सलाम। और इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपके फेसबुक पेज पे आकर के मुझे कहने का मौका आग्रह किया। और जो सब्जेक्ट दिया गया है, जो सब्जेक्ट अपने आप में आज के डेट में ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी के लिए और छात्र पीढ़ी जो स्कूल कॉलेज में हैं उनके लिए, कि लगातार सरकार के नीतियों के द्वारा नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और रोज़गार के जुमले अभी भी चल रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट है कि एक तरफ नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और रोज़गार के जुमले अभी भी चल ही रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ख़ास तौर से अभी इस कोरोना महामारी के दौर में, इस कोरोना महामारी की वजह से जो बहुत सारी लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग अभी भी बीमार हैं, और बहुत सारे प्रवासी मज़दूर जो अपने वतन को लौटने के क्रम में, बहुत सारे प्रवासी मज़दूरों की ट्रेन से कट करके और रोड एक्सीडेंट में, अब विभिन्न जगहों पे उनके डेथ हो गई। उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से। और ख़ास तौर से मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे एएसएफ यूनिट को, एएसएफ बिहार यूनिट को भी ख़ास तौर से, कि जिन्होंने जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी इस कोरोना महामारी के दौर में, और जिस तरह से सरकार ने बिना समय दिए हुए, बिना लोगों को पूर्व सूचना दिए हुए, इतनी बड़ी आबादी का देश, 130 करोड़ आबादी जहां मूवेबल रहती है, वो अपने अपने कामों में, पॉलिटिकल कामों में, स्कूल कॉलेज, पढ़ाई लिखाई और बहुत सारे दूसरे कामों की वजह से हमेशा मूवेबल रहती है। ऐसे सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और सरकार ने बिना पूर्व की घोषणा किए हुए एकाएक 23 मार्च की रात में माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के उन्होंने घोषणा कर दिया कि कल से पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा और लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। उसके बाद जो परेशानी का दौर शुरू हुआ, लोगों को जो परेशानी हुई, ख़ास तौर से जो लोग जहां फंसे हुए थे उनको तो परेशानी हुई ही। जो गरीब आदमी थे, जो रोज़ कमाने और खाने वाले ऐसे लोग थे जिनके पास 5 दिन और 10 दिन का खाने का जुगाड़ भी नहीं रहता है, रोज़ अगर कमाते हैं तो शाम को घर अपने बच्चों को के लिए राशन लेके आते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। वैसे लोगों के लिए इस तरह से मैंने लगातार देखा सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और लगातार साथी लोग अपने अपने निजी मत से
लोगों के सहयोग से जब तक लॉकडाउन पीरियड रहा, करीब करीब 2 महीना तक लगातार वो लोग अपनी पूरी कोशिश, पूरी ताकत के साथ लोगों की सेवा में लगे रहे। और यही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के एसएफ यूनिट के नौजवान जो ख़ास तौर से स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और जो एसएफ से जुड़े हैं, और वैसे सारे लोग उनका सहयोग लेकर के इन सभी लोगों की भागीदारी से, जन सहयोग से लोगों को मदद की गई। साथियों, मैं अब ऐसे इस कोरोना महामारी के दौर में जब हम सब बहुत परेशान हैं, हम सब बहुत सारे लोग, पूरे देश परेशान है, यहाँ इतनी बड़ी आबादी परेशान है। कोरोना महामारी के दौर में अभी जब हम लोगों ने लॉकडाउन का घोषणा देश में हुआ था, और उस समय जब 1000 की संख्या भी नहीं थी, तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया था। आज आपको मालूम है कि हमारी यहाँ लॉकडाउन जो कोरोना का जो नंबर है, कोरोना इफेक्ट पर्सन का, वो लगभग 8 लाख पार कर गया साथियों। और निरंतर अभी ख़ास तौर से इस जुलाई महीने में देखने को मिल रहा है कि रोज़ पूरे हिंदुस्तान में जो आंकड़ा आ रहा है, लगभग 25,000 से लेकर के 29,000, कल और 2 दिन से आंकड़ा जो आ रहा है वो 29,000 का आ रहा है लगभग। मतलब हम हर 4 दिन में 1 लाख पार कर जा रहे हैं साथियों। और पूरे दुनिया में कोरोना इफेक्ट जो देश हैं, उसमें हमारा स्थान, तीसरा स्थान पे हम पहुंच गए हैं, इतने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ। और जो 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 रिपोर्ट आ रही है, जो दिख भी रहा है, जिस तरह से झारखंड में भी खास तौर से देख रहे हैं, बिहार में भी देख रहे हैं, हर एक राज्यों में जिस स्पीड से तो कोरोना इफेक्ट पर्सन का बढ़ रहे हैं, इसका असर बहुत व्यापक होने वाला है। आम लोगों तक स्प्रेड अपने पैर फैला रहा है धीरे धीरे। और इसके चलते फिर से सरकार ने जो जून महीना में अनलॉक किया था, और जिस लापरवाही के साथ अनलॉक किया, सबसे बड़ी अफसोस इस बात का है कि बिना पूर्व सूचना के आप लॉक कर दिए। जब हज़ारों की संख्या में भी नहीं था, तब आप लॉक कर दिए। और जब संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो आपने पूरी तरह से अनलॉक करके हर जगह भीड़ लगाने पे मजबूर कर दिया। अब अगर आप अपने क्षेत्रों में घूम करके देख रहे होंगे, तो हर जगह आपको भीड़ नज़र आती होगी, हर जगह लापरवाही नज़र आ रही थी, जिसका नतीजा है कि अब वो पब्लिक स्प्रेड की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस पब्लिक स्प्रेड से बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी कि हम पब्लिक स्प्रेड से बचाना चाहते हैं, और निरंतर सरकार ने कुछ न कुछ गलतियां करती रहीं। दारू का ठेका खोलना, वहाँ भीड़ इकट्ठा होना, उस जितना समय सरकार को मिला उस मुताबिक अपने संसाधन को बढ़ाना, अपने जो चरमराई हो जो अर्थव्यवस्था थी, जो खासतौर से हॉस्पिटल की जो व्यवस्था थी, खासतौर से हिंदी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था जो हालत है, वो किसी से छुपा नहीं है साथियों। और जिस तरह से बिहार का लगातार कोरोना वायरस इफेक्ट लोगों का संख्या बढ़ रही है, हम सबको फिक्र है कि पता नहीं ऐसे लोगों को इलाज कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, जहां बुनियादी सुविधा का भारी अभाव है साथियों। और सरकार ने भी उसकी पूरी तरह से जो तैयारी करना चाहिए था कि आने वाले दिनों में जब सब कोई सारी डॉक्टर का रिपोर्ट और सभी तरह से सूचना आ रही थी कि जुलाई में और अगस्त के महीना में बड़े पैमाने पे स्प्रेड होगा। इसके बावजूद सरकार को जो तैयारी करना चाहिए था, सरकार उसके लिए तैयारी नहीं कर पाई। और धीरे धीरे फिर से हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अभी बिहार में कल ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, शहरी क्षेत्रों में खासतौर से 31 जुलाई तक, और दूसरे राज्यों में भी धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार इस कोरोना महामारी और उससे चरमराई अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। दूसरे तरफ सरकार लगातार जितने देश के पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों को लगातार बेचने की पूरी जोर शोर से तैयारी करके बैठ गई है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि किस तरह से सरकार ने 109 ट्रेनों को बेच देने का, प्राइवेट घरानों को दे देने का फैसला ले लिया है। साथियों, जिस तरह से सरकार हर काम के लिए ठेका प्रथा शुरू कर रही है, सारी व्यवस्था, रेलवे का ट्रैक सरकार का होगा, सारा संसाधन सरकार का होगा,
ट्रेनें सरकार की होंगी और चलाने का जो जिम्मा है उस रूट में वो दे दिया जाएगा ये प्राइवेट घरानों को, जो सिर्फ पैसा अर्न करेंगे। फ़ायदा होगा तो उनका, घाटा होगी तो सरकार का। और इससे क्या होगा, जो पहले से जो नौकरियां हैं, जो इस व्यवस्था को देखने के लिए जो नौकरी ऑलरेडी जो नौकरी थी, उस धीरे धीरे उन नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। अभी रेलवे का लगातार न्यूज़ आ रहा है कि हर उसके जोन में आधी से ज़्यादा परसेंटेज नौकरी ख़त्म की जा रही है। जिस जोन का जितना कैपेसिटी था, धीरे धीरे उसकी नौकरियां ख़त्म करते जा रही है साथियों। रेलवे हो गया, BSNL का हाल वही है। अभी एयर इंडिया का रिपोर्ट आया कि एयर इंडिया के जितने एयर होस्टेस हैं उनको बिना तनख्वाह के 5 साल के लिए बैठा दिया गया। आपने लगातार सरकार कोल इंडिया पे हाथ लगाई हुई है। अभी नए कोल माइंस को बेचने की बात चल रही है। अभी 42 कोयला माइंस की बोली लगने वाली है, सरकार उसकी तैयारी कर रही है। लगातार पूरा कोयला क्षेत्र के मजदूर आंदोलन में हैं। और अभी आपने सुना होगा पिछले जुलाई महीना के 3 दिन का कोल इंडिया में लगातार मजदूरों ने बड़ा आंदोलन किया उसके खिलाफ। और आने वाले दिनों में भी फिर हड़ताल की घोषणा की गई है। जितने पब्लिक सेक्टर हैं, सरकार चाहती है कि इसको सारे सेक्टर को ख़त्म कर दिया जाए। LIC का वही हालत है, LIC को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है, सरकार का नीयत क्या है, ये बात हम सब समझते हैं। और दूसरे तरफ लगातार सरकार कहती है, जब कोयला माइंस बेचने की बात आई तो बीजेपी की तरफ से ये बात जुमला आ रहा है कि 20,000 नौकरियां क्रिएट होंगी झारखंड में, 15,000 करोड़ का प्रॉफिट फायदा होगा इन माइंसों से सरकार को आएगा, इसीलिए हम नीलामी कर रहे हैं। जितनी बात है अभी BSNL के और MTNL के संपत्ति को बेचने की बात हो रही है, 35,000 करोड़ वहां से अर्न करेंगे। एक तरफ आप बोल रहे थे कि नारा था आपका, शगुफा था कि देश को बिकने नहीं देंगे, दूसरे तरफ निरंतर आप इन सारे संपत्तियों को, देश की सारी संपत्तियों को धीरे धीरे अपने प्राइवेट घरानों को, अपने दोस्तों को सस्ते दामों पे दे देना चाहते हैं। और उसके सबसे बुरा असर ये पड़ रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां थी, जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ जो काम था, सारे को प्राइवेट ठेका के आधार पर दिया जा रहा है। और आप जानते हैं साथियों कि ठेका मजदूरों की हालत क्या है, उनको किस तरह से कितने कम पैसे में खटाया जाता है। पूरी तरह से सरकारी नौकरी को ख़त्म किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में वही हो रहा है, सभी राज्य सरकारें वही कर रही हैं। और अपने यहाँ का जितना भी उनका विभाग है, उसको सब विभाग में आप जाइए, अगर ऑफिस में जाइएगा तो आधा आपको जो बड़े अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, आपको सरकारी मिलेंगे। बाकी जो वहाँ काम करने वाले मजदूर हैं वो ठेका मजदूर मिलेंगे। किसी भी भाग में चले जाइए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, वही हालत है। हमारे यहाँ कोल इंडिया का बड़े पैमाने पे मजदूरों को देख रेख करने के लिए बड़े पैमाने पे हॉस्पिटल, छोटे छोटे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल बनाए गए हैं। धीरे धीरे सारे हॉस्पिटल को क्लोज किया जा रहा है और आने वाले दिनों में PPE मोड पे उनको चलाने की बात हो रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो न्यू जॉब जनरेशन होना चाहिए था, वो जॉब जनरेशन किसी भी हाल में जैसा नहीं हो पा रहा है, बल्कि जॉब जनरेशन जो पहले से क्रिएटेड पोस्ट था, उस सारे पोस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी देख लीजिए, वहाँ भी बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और जितने सैंक्शन पोस्ट थे, लगातार आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि सैंक्शन पोस्ट ख़त्म किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार सभी को निजीकरण की ओर ढकेल रही है और दूसरे तरफ लगातार जुमला सरकार की तरफ से आते रहता है, बीजेपी के लोगों की तरफ से आते रहता है कि यहाँ पे अगर हम इतने जॉब क्रिएशन होंगे, तो भाई मैं समझता हूँ कि आप अगर जॉब क्रिएशन होगा तो जॉब क्रिएशन ऑलरेडी है पहले से सरकार के अधीन में, सरकार के तौर पे, तो आप उसको प्राइवेट को क्यों देना चाहते हैं? रेलवे घाटा पे है क्या? कोल इंडिया घाटा पे है क्या? BSNL घाटा पे है क्या? BSNL को तो आपने उस हालत में डाल दिया, तब जाकर के वो घाटा पे सो रहा है, क्योंकि आपने बड़े पैमाने पर रिलायंस को बढ़ावा दिया, रिलायंस को आपने 4G का लाइसेंस दे दिया और BSNL जैसी सरकारी संस्था को आप 4G का लाइसेंस नहीं देते हैं। तो रेलवे को भी आप घाटा की तरफ ढकेलना चाहते हैं, BSNL को घाटा। जो LIC का 70% मार्केट में कब्जा है, 72% उस LIC को आप बेच देना चाहते हैं, उसको तोड़ देना चाहते हैं, उसके पैसे को सरकार हड़प कर ले रही है।
आपको जानकारी होगा साथियों कि एलआईसी का बड़ा हिस्सा सरकार को बेचने की तैयारी कर ली है और उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो सरकार अपने पास ले ली है। कोल इंडिया का 60,000 करोड़ सरकार ने ले लिया है और उसको फलने फूलने नहीं दी है। कोई नया माइंस कोल इंडिया को दिया नहीं जा रहा है और अपने जितने भी फाइनेंसर जो दोस्त हैं इनको ये धीरे धीरे जितने भी प्रॉफिट वाली चीज है उसको दे देना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग का साफ समझ है कि आप पब्लिक सेक्टर को सरकारीकरण को खत्म करके जॉब क्रिएशन की बात करना एक जुमला और झूठ है साथियों। आप तो एक भी इस 5 साल की 6 साल की सरकार में, बीजेपी के मोदी जी की सरकार में इतने दिनों में आपने एक भी बड़ा कल कारखाना पब्लिक सेक्टर या सरकारीकरण कारखाना नहीं खोले। आप एक भी बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और इस तरह की चीज खोले नहीं और आप बल्कि सारे चीजों को प्राइवेट की तरफ ढकेलना चाहते हैं साथियों। इसीलिए जरूरी है कि हम निरंतर सरकार की जो इस तरह की योजना आ रही है, सरकार की जितनी भी योजना है उसको हमको लगातार उस पर नजर रखना पड़ेगा। और हम चाहे आईएमएफ के हों, चाहे आईएसएफ के हों, चाहे दूसरे कोई भी जन संगठन से जुड़े हुए हों, सरकार की जो भी नीतिगत फैसला है जिससे जनहित में नुकसान होने वाला है उसका हमको पुरजोर विरोध करना चाहिए और हम करेंगे। और साथियों इसीलिए मैं इस बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूं कि आप लोगों को कि आप लोग जिस तरह से निरंतर अपने फेसबुक के माध्यम से जिस तरह से अलग अलग एक्सपर्टों को ला करके अपने अपने अलग अलग फील्ड के जो जानकार लोग हैं उनको ला करके अपने कैडरों को, अपने साथियों को जिस तरह से एजुकेट कर रहे हैं, ये आप बधाई के पात्र हैं। मैंने देखा कि लगातार पूरे देश के पैमाने पे, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे यूपी हो कि बिहार हो कि झारखंड हो, केरला हो कि मध्य प्रदेश हो, आंध्रा हो, हिंदुस्तान के सारे स्टेट यूनिट ने अपने लगातार फेसबुक पेज लाइव कार्यक्रम चला रहे हैं और लगातार पॉलिटिकल घराने से जोड़, सोशल एक्टिविस्ट लोग और प्रेस से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए लोग, ये खासतौर से और जो प्रोफेसर हैं, जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग सब्जेक्टों से, ये सारे लोग आकर के फेसबुक पे हमारे साथियों को, हमारे कैडरों को एजुकेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सोर्स है साथियों और हमको इसको निरंतर जारी रखना पड़ेगा। और हम लोग लगातार हम लोग भी चाहते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इस सिलसिले को खत्म नहीं होने देना है। लगातार सरकार पे नजर रखना है, सरकार की वो हर पॉलिसी, सरकार का हर वो हमला जो सरकारी निजीकरण की ओर धकेलने की कोशिश करता है और सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, उस पे हमको लगातार नजर रखना पड़ेगा। अभी तो इस कोरोना महामारी में के दौर में तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो नए जॉब तो छोड़ दीजिए, एक तरफ आप पूरे पब्लिक सेक्टर में से जॉब खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी जो कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ है साथियों, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई है, जो हालत है गरीब, खासतौर से गरीब लोगों की, मिडिल क्लास की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली थी जिसने कभी भी हाथ नहीं फैलाया, वैसे सारे लोग के अंदर से हालत बहुत ख़राब है और वो किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हमको मदद की ज़रूरत है। और हम सभी साथी, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों की भी फाइंड आउट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन तक भी हम मदद पहुंचा सकें। इस पूरे महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो वैसे मज़दूरों को नुकसान हुआ है जो ख़ास तौर से जॉब करते थे, कहीं ना कहीं उनको हर महीने तनख्वाह मिलता था और ये संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। 1.5 करोड़ लोग के ऐसे लोगों की जॉब चली गई जो टेक्निकल रूप से साउंड थे, अलग अलग छोटी छोटी फैक्ट्रियों में टेक्निकल और बहुत सारी कंपनियों में काम करते थे, प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, तो दूसरे जगह सेक्टरों में काम करते थे और एक बड़ा जो जॉब क्रिएशन था वहाँ जो काम करते थे और अपने टेक्निकल एक्सपर्ट होने के चलते उनको परमानेंट रूप से काम मिला हुआ था, ऐसे सारे लोगों की का जॉब चला गया और आज वो घर पे आके बैठ गए हैं और उनके पास सडनली उनकी आमदनी बंद हो गई है। उनके बच्चों को खाने का मसला, उनको परिवार चलाने का मसला, बच्चों को पढ़ाने का मसला, इन सारे चीज़ों से जूझ रहे हैं साथियों।
और इस सरकार लगातार इस बात पे सीरियस होने के बजाय इस कोरोना महामारी से इफेक्ट से कैसे लड़ेंगे, कब इसका वैक्सीन आएगा, कैसे हम यहाँ के अपने देश की अर्थव्यवस्था की हालत को सुधार सकते हैं ताकि जल्द से जल्द हम पटरी पे ला सकें, इस पर ध्यान देने के बजाय सरकार अपने निजीकरण के दौर में अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाती चली जा रही है। और उसी तरह से और जो पॉलिटिकल खासतौर से जो कार्यकर्ता हैं उन पे लगातार हमला कर रही है। पॉलिटिकल कार्यकर्ता को बंद किया जा रहा है, जो सरकार के विरोध बोल रहा है उसको बंद किया जा रहा है। इसीलिए हम सबको अपने एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेवार कैडर होने के नाते हमको अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए लगातार अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा साथियों। और ज़रूरी है, अभी चाइना इशू का मामला है, उस पर हमारा नज़र रहना चाहिए। सरकार ये लगातार उस पर लगातार जो बयान आ रहे हैं, जो मीडिया में जो बयान आ रही है, लगातार झूठ पर झूठ कहा जा रहा है। आज तक देश को सच नहीं बताया गया कि असल में मामला सच्चाई क्या है। क्या चाइना की फ़ौज हमारे देश के बॉर्डर के अंदर घुसी, कहाँ घुसी, कितना घुसी? सरकार के तरफ से बयान आता है कि हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 1 इंच हमारे बॉर्डर पर चाइना फौज अंदर नहीं आई। उसके बाद आपने देखा लगातार बॉर्डर पे मिलिट्री स्तर पे डिस्कशन चल रहा है, और उस डिस्कशन के बाद लगातार आ रहा है कि चाइना की फ़ौज वहाँ से हट रही है, 2 किलोमीटर पीछे हट गई। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कहाँ से हट गई, उसका एक्चुअल बॉर्डर कहाँ था, एक्चुअल लोकेशन कहाँ था। वो अपने बॉर्डर के जहाँ पॉइंट थी उससे पीछे हट रही है कि हमारे यहाँ हमारे जो बॉर्डर में एंट्री थे वहाँ से पीछे हट रही है। और मीडिया झूठ का प्रचार कर रहा है साथियों। इसीलिए ऐसे सभी सब्जेक्टों पे हमारे लिए एक पॉलिटिकल कैडर होने के नाते भी हमारा लगातार और इनसे डरना भी नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि ऐसे सवालों को सवाल उठाने वालों को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और तरह तरह का इन पे खिंचाव किया जाए। लेकिन सच पूछिए, राष्ट्रभक्त और देशभक्त की जो बात करते हैं, असल में देशभक्त वही है जो देश की हो रही सारी घटनाओं पे सही से नज़र रखे और उसके हिसाब से अपना सही फैसला। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता, पार्टी का पॉलिटिकल कार्यकर्ता रहिए। हम सरकार का सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करते हैं कि हम वो बीजेपी की सरकार है इसलिए हमको विरोध करना है। सरकार का हर फैसला, नीतिगत फैसला उस पूरे देश की आवाम के लिए, पूरे देश के लिए, देश की का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इफेक्ट देशवासियों पर पड़ता है। इसलिए हमारा एक नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको जानने की कोशिश करें कि देश में हो क्या रहा है। और इसीलिए हम लगातार अपने बातों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात उठाते रहेंगे। लगातार जिस तरह से हमने लगातार एएसएफ के साथियों ने भी लगातार जिस तरह से टाइम टू टाइम जो सिचुएशन पैदा होते रहे लॉकडाउन के दौरान, मार्च, अप्रैल, मई महीने में, जून महीने में लगातार अपने सवालों को और लगातार सरकार से सवाल करते रहे, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। आपने लगातार संघर्ष किया है और आगे भी आप अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा साथियों। और आज मैं बहुत ज़्यादा मेरा साथ नहीं दे रहा गला, नहीं तो मैं और भी चर्चा करता आपको, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही नाजुक सब्जेक्ट है, इस पे और विस्तार से बातचीत करने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं फिर कभी आपके बीच में आकर के बात रखूँगा। पुनः आप सभी लोगों को सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आप निरंतर एजुकेट होते रहें। सरकार से सवाल एक नागरिक होने के नाते संविधान में अधिकार है, हमको इस बात का अधिकार है कि हम सरकार से सवाल करें और सरकार हमारे सवाल का जवाब दे। हम सरकार के जो राजनीतिक फैसले हैं जिसका असर हम गरीब, किसान, मजदूर पर पड़ने वाला है, हम नौजवान छात्र पर पड़ने वाला है, वैसे सभी राजनीतिक मसले पे हम सवाल करेंगे और ज़रूर नज़र रखेंगे कि जिससे हम अपने छात्रों पे जो पड़ने वाली राजनीतिक पड़ने वाला जो इफेक्ट है, अपने किसानों पर पड़ने वाला है, अपने नौजवानों पर पड़ने वाला है,
औद्योगिक रूप से जो जितने जो पब्लिक सेक्टर को बेच दिया जा रहा है, सरकारी करण ख़त्म किया जा रहा है, और ऐसे में जो प्राइवेटेशन किया जाएगा और उस प्राइवेट में जो ठेकेदारी प्रथा आएगी और हमारे नौजवानों को 5,000, 6,000 और 10,000 के में नौकरी करने के लिए मजबूर होंगे, तो वो कौन होंगे? हमारे नौजवान होंगे, हमारे वो छात्र होंगे ना जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र आंदोलन में हैं। कल उनको जॉब चाहिए, कल वो जॉब चाहिए। जब पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगी तो उनको प्रॉपर तनख्वाह, प्रॉपर सुविधा कहाँ से मिलेगी? लेबर लॉ का जो बुनियादी जो मसला है वो कहाँ लागू होगा? प्राइवेट घरानों में लागू नहीं है साथियों। और इसीलिए हम इस प्राइवेटेशन का विरोध सिर्फ इस बात के लिए नहीं करना चाहते हैं कि हमको इस बात का विरोध करना है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ, लेबर लॉ से जुड़ा हुआ मामला है, नौकरी की सेफ्टी है, ख़ास तौर से जो रिजर्वेशन का मसला है, जितना भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, इफेक्ट है, जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है लोगों को, वो भी वहाँ इम्प्लीमेंट होता है। प्राइवेट घरानों में, प्राइवेट सेक्टरों में इस बात का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है साथियों। इसलिए मल्टीपल इफेक्ट होने के नाते हम सभी लोग इसका विरोध करते रहेंगे। और जहाँ तक नौकरी का मामला है वो सिर्फ एक जुमला है और हमको इस बहकावे में नहीं आना है। अपने सभी नौजवान और अपने छात्रों को इस बात के लिए बताना होगा कि आप जो सोचते हैं कि प्राइवेटेशन आने से जॉब क्रिएशन होगा, ये भी भूल है, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन का दौर है, मैकेनाइजेशन का दौर है, हाईली मैकेनाइजेशन का दौर है, बड़ी बड़ी मशीनों का दौर है। और वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक और ये हाईटेक मशीनों का दौर है, तो आप जॉब जहां 100 लोग काम करते थे साथियों, वहां आज 5 लोग काम करते हैं। सारा काम रोबोट करता है। इसीलिए जितने प्राइवेटेशन का दौर आ रहा है, ये रोबोट के दौर से में आप जा रहे हैं। और वैसी हालत में आप अगर सोचते हैं कि हमको जॉब मिलेगा, तो ये हमारी भूल है। और हम इस बहकावे में आने वाले हैं कि हमको प्राइवेट इंडस्ट्री होगी तो जॉब क्रिएशन होगा, प्राइवेटेशन हो जाएगा तो नए नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। ये आपकी भूल हो सकती है साथी, एक धोखा होगा आपके साथ। जब ये नुकसान हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर ख़त्म हो जाएंगे, और जब इस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, और तब जब आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी तो उसकी गारंटी नहीं होगी, आपको अच्छा तनख्वाह नहीं मिलेगा, आपको सुविधा नहीं मिलेगी, तब आपको अफसोस होगा कि हम सब लोगों ने आपको जगाने का काम। इसीलिए हम अपनी जवाबदेही निभाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं देश के उन नौजवानों को जो भक्ति में नील है, कि आप सिर्फ भक्त वाला सिस्टम मत कीजिए, अंधभक्त मत बनिए। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप तेज तरार नौजवान हैं, आप देश दुनिया की खबर रखते हैं, आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, दुनिया को जाने का गूगल का ज़माना है। ऐसे हालत में सिर्फ एक नेता के बयान देने से उसको सच मान लेना, अगर इस पे हम दौर से चलेंगे, एक नेता को ही देश मान लेंगे, एक नेता को ही सब कुछ मान लेंगे, एक नेता देश नहीं हो सकता साथियों। आज बीजेपी के कार्यकर्ता अंधभक्त चाहते हैं कि हम लोग सब लोग माननीय मोदी जी को देश मान लें। ये कतई नहीं हो सकता साथियों। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, सेवक हो सकते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हम उनके सम्मान करते हैं इन पदों का। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको देश मान लें। आप जो कहें वही कानून, आप जो कहें वही देश। इसलिए मोदी जी का विरोध करना, देश का विरोध करना कभी कतई नहीं हो सकता है। सरकार का सवाल करना देश विरोधी गतिविधि नहीं हो सकती है साथियों। इसीलिए हम सब लोग आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि मैकेनाइजेशन के दौर से आप गुजर रहे हैं। पूरा दुनिया हाई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है और वहाँ जॉब की संभावना धीरे धीरे ख़त्म हो रही है साथियों। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इससे आपको जॉब क्रिएशन, अगर सरकारी संस्थाएं से जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो प्राइवेट संस्थाओं से तो कभी नहीं हो सकती है साथियों। क्योंकि सरकारी संस्थाएं कुछ लॉस भी सहती हैं, प्राइवेट संस्थाएं हायर एंड फायर पॉलिसी रखती हैं, वो आपको तुरंत निकाल बाहर करेंगी। अगर मैं ये मैनुअल सिस्टम से फ़ायदा नहीं है तो उस इंडस्ट्री को तुरंत बंद कर देंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस जुमले के बहकावे में नहीं आना है। और हम सब लोग एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम इस जुमला के दौर में नहीं फंसेंगे। हम अपने रोज़गार की लड़ाई, अपने शिक्षा की लड़ाई, इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, निरंतर लड़ते रहेंगे। और सरकार की वो हर
इंटरनेशनल पॉलिसी और जो भी जो सरकार की पॉलिसी है देश हित में और विदेश पॉलिसी जितनी होगी उस पर निरंतर नज़र रखेंगे। और इसके साथ ही हम अपने आंदोलन को भी लगातार चलाते रहेंगे, अपने साथियों को एजुकेट करते रहेंगे। इन्हीं सब काम के साथ हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और हम ऐसे दौर से, फासिज्म के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं साथियों, जब अगर अपने आप को अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप किसी भी दूसरे संगठन से, दूसरे छात्र संगठन से, दूसरे नौजवान संगठन से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आज के नौजवानों के लिए, आज के छात्रों के लिए, आज के मजदूर और किसान के लिए वो आवाज़ उठाएंगे। तो हम एज ए साइंटिफिक लोग होने के नाते, हम लोग साइंस पे बिलीव करने वाले लोग होने के नाते हमको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हमको ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। भले हम सरकार में नहीं हैं, सत्ता में नहीं हैं, लेकिन सत्ता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ, इसी जज्बे के साथ हम अपने लगातार संघर्ष में आगे बढ़ते रहेंगे। और दोबारा फिर मैं यहाँ से बिहार के साथियों को सलाम कहते हुए, आप सभी लोगों ने मुझे एक चांस दिया और मुझे मौका मिला आप लोगों से रूबरू होने का। अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी, समय में भी मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर आऊँगा। और निरंतर जिस तरह से AISF ने अपने संघर्षों के बलबूते पे अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो कॉलेज के मामला में आंदोलन हो, चाहे रोड पे आंदोलन करना हो, सरकार के नीतिगत मसले हो, और चाहे देश के दूसरे मसले हों, निरंतर आप इसी तरह से अब अपने आवाज़ उठाते रहिए। और देश के छात्र ही देश के भविष्य हैं। इसी और उम्मीद और विश्वास के साथ मैं पुनः सभी को जोहार और सभी को लाल सलाम कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। सभी को सलाम, सभी को जोहार, शुक्रिया, धन्यवाद।